हमारी विधानसभा, क्योंकि महापुर विधानसभा बहुत पिछड़ी हुई विधानसभा है। ये सरकार की मैं तो तानाशाही कहूँगा। शिक्षा का स्तर समाजवादी पार्टी की सरकार में अच्छा रहा है जी, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में जो है 250 और 300 की आबादी पर भी विद्यालय खोले गए थे। हम सब लोगों के बच्चे हैं तो उनके हितों को ध्यान में रख करके ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ छात्रों पर लाठीचार्ज भी हुआ था। मेरा मानना है कि जाति समीकरण के ऊपर ही टिकटों का चयन होगा। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा सोलंकी और आप देख रहे हैं आध्या टीवी। आध्या टीवी की खास पेशकश शख्सियत में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के विधानसभा महापुर के विधानसभा अध्यक्ष दिनेश साकी जी, जो कि ऐसे कहा जाए अपने अच्छे विचारों के लिए जाने जाते हैं और जनता के बीच में लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं और विधानसभा की तैयारी में भी जुटे हुए हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए वो मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। दिनेश, सबसे पहला सवाल यही है कि आप राजनीति में आए और चूंकि आप बहुत शिक्षित भी हैं और इंटर कॉलेज भी चला रहे हैं, ऐसे में राजनीति में आने का क्या कारण रहा? मेरा राजनीति में आने का पहले से ही, जब स्टूडेंट लाइफ में था, छात्र जी जीवन में, तभी से मुझे राजनीति का शौक था जी कि मैं अपनी समाज की, देश की और जनता की सेवा करूं। जी। आप एक छोटा सा पद होता है प्रधानी का, और आप प्रधान भी रहे और लंबी पारी खेली प्रधानी के चुनाव में, और अमूमन ये मानते हैं कि प्रधानी का चुनाव बहुत कठिन भी होता है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? कितना बड़ा संघर्ष देखना पड़ा? मैं 2000 में ग्राम प्रधान चुना गया था जी। मुझसे पहले मेरे ताऊ 2 पंचवर्षीय चुनाव में प्रधान रहे थे जी। उसके बाद में बहुत ही कठिन, क्योंकि ग्राम पंचायत का चुनाव आज की डेट में या पहले से भी सबसे कठिन चुनाव है जी। तो मैंने जब पहली बार राजनीति में कदम रखा प्रधान पद के लिए, तो मैं बहुत संघर्ष किया। मुझे गरीब जनता का हमेशा सहयोग रहा जी। और 2000 में मैं प्रधान संघ का अध्यक्ष चुना गया जी। क्योंकि तब मेरी बहुत कम एज थी जी। उसके बाद में 2005 में मेरी पत्नी प्रधान रही। 2005 में मैंने ब्लॉक कमेटी के लिए तैयारी की, लेकिन कुछ कारणवश मुझे बैक वापस होना पड़ा। फिर लगातार 2020 तक प्रधान रही, 4 पंचवर्षीय लगातार मेरे परिवार में ग्राम प्रधानी रही है, 2 पंचवर्षीय ताऊ रहे थे। और मैं 2 बार जो है सहकारी संघ मोहनपुर का अध्यक्ष भी रहा हूँ। अध्यक्ष जी, आपके बारे में जो हमने रिसर्च किया और जाना, आप भारतीय जनता पार्टी में भी रहे, उसके बाद समाजवादी पार्टी में और बहुजन समाज पार्टी में भी रहे हैं, तो कैसे देखते हैं समाजवादी पार्टी को? आपने क्यों चुना? भारतीय जनता पार्टी में क्यों नहीं स्थिर रह पाए? मैंने शुरुआत मेरी समाजवादी पार्टी से हुई थी। जब मैं ग्राम प्रधान बना तो 2000 में मैंने शुरुआत जो है अपनी समाजवादी पार्टी से ही की, लेकिन किन्हीं कारणवश उस समय जो है कुछ दिन के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी में गया जी। फिर उसके बाद में जो है बीजेपी में कुछ समय के लिए रहा, लेकिन फिर मैं अपना समाजवादी पार्टी में हूँ। अब तक मेरा संघर्ष जारी है। आप लगातार दिनेश जी विधानसभा में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद में मिल रहा है आपको, तो क्या क्या मुद्दे लेकर के आप जो है जनता के बीच जा रहे हैं? मेरा जो विशेषकर मुद्दा है वो जनता में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं को लेकर के जो है मैं जनता के बीच जा रहा हूँ। और जो समाजवादी पार्टी की नीतियाँ थी जी। उन्हीं नीतियों के कारण मैंने अपनी राजनीति की स्टार्टिंग में, शुरुआत में समाजवादी पार्टी को चुना, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी की नीतियों से बहुत ही प्रभावित हुआ। चाहे इसमें जो है छात्र हो, स्टूडेंट लाइफ हो जी, या किसान हो या किसी भी वर्ग का आदमी, तो नेताजी की नीतियां बहुत अच्छी थी उस समय। किसानों के लिए चुंगी माफ की और आपासी माफ की, नहर बम्बाओं की,
तो उस समय बहुत ही जो है समाजवादी विचारधारा के लोग थे, तो मैंने उनकी से प्रभावित होकर के समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। और आज भी मैं समाजवादी पार्टी में बहुत लोगों को जो समाजवादी पार्टी में, क्योंकि नेताजी रहे, उसके बाद में हमारे आदर्श हम लोगों के माननीय अखिलेश भैया जी के नेतृत्व में, चाहे आप ले लें 108 नंबर ले लें या 100 नंबर ले लें, या विकास की बात या किसानों के हित की बात सड़क पर ले लें, स्वास्थ्य पर ले लें, बेरोजगारी भत्ता पर ले लें, छात्रों के लिए लैपटॉप ले लें, तो उन्होंने इतनी, या समाजवादी पेंशन ले लें, तो इतनी अच्छी योजनाएं चलाई थी। लेकिन मैं उन्हीं योजनाओं को लेकर के क्षेत्र में जाऊंगा और आगे आने वाले समय में पूरा मेरा प्रयास रहेगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बने। आपने अध्यक्ष जी अमापुर विधानसभा की अगर बात करें तो बड़े ही करीब से देखा है अमापुर विधानसभा को, तो क्या देखते हैं अमापुर विधानसभा के जो मौजूदा विधायक हैं उनके द्वारा कितना विकास कार्य देखते हैं, कराया गया है अथवा नहीं कराया गया, किस तरीके का रहा है उनका कार्यकाल? मैं इस बात पर कोई बात नहीं कहूँगा, क्योंकि आप निकल के आए होंगे हमारी विधानसभा, क्योंकि अमापुर विधानसभा बहुत पिछड़ी हुई विधानसभा है जी। आप रोडों की हालत देख लें, आपको स्वतः ही मालूम पड़ जाएगी कि क्या स्थिति जो है अमापुर विधानसभा की चल रही है। तो मैं विधायक जी के बारे में या किसी के बारे में कोई बुराई नहीं कहूँगा, या क्योंकि आपको क्लियर स्थिति है हर विभाग से, चाहे शिक्षा की ले लें आप, या हमारी अमापुर विधानसभा पर कोई ऐसी जो है व्यवस्था नहीं है जहाँ डिग्री कॉलेज वगैरह, जो कि चाहे बच्चों के लिए, छात्रों के लिए या छात्राओं के लिए कोई शिक्षा के मामले में सुविधा नहीं है, ना कोई बढ़िया अस्पताल है। तो मैं या और किसानों के लिए, मंडी के लिए, हमारे अमापुर, सहावर या मोहनपुर 3 टाउन एरिया पर हमारी विधानसभा में पड़ती है, लेकिन कहीं पर भी जो है मंडी की व्यवस्था तीनों टाउन एरिया में नहीं है। किसानों को अपनी फसल को बेचने के लिए बिचौलियों के माध्यम से बाहर जाना पड़ता है जी। अध्यक्ष, चूंकि आप समाजवादी पार्टी के बहुत ही जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, ऐसे में आप बहुत करीब से देख पाएंगे और आप देख भी रहेंगे समाजवादी पार्टी इस बार किन समीकरणों के आधार पर टिकट देने वाली है। और बात करें जनपद कासगंज के तीनों विधानसभाओं की, तो क्या जाति समीकरण रहेंगे, क्या या योग्यता का रहेगा, अनुभव का रहेगा, किन समीकरणों के आधार पर समाजवादी पार्टी की टिकट होने की संभावना है? मेरा मानना है कि क्षेत्रीय जी प्रत्याशी को ज़्यादा मान्यता दी जाएगी जी। और हम लोग जो है, मैंने पहले भी बताया था, अपनी जो है पुरानी सरकार की जो नीतियाँ थी या जो योजना चली थी उनके ऊपर हम जाएंगे, और मेरा मानना है कि जाति समीकरण के ऊपर ही टिकटों का चयन होगा। अध्यक्ष जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है जो कि आप भी देख रहे होंगे फोन में भी और वैसे भी जानकारियां मिल रही होंगी, जो दिल्ली है वहां पर जंतर मंतर पर छात्रों द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, आप कैसे देखते हैं इस चीज को? मेरा मानना है कि जो वहाँ चल रहा है वो गलत है जी। सरकार को छात्रों के हित में, क्योंकि हम सभी लोगों के बच्चे हैं जी, हम सब लोगों के बच्चे हैं, तो उनके हितों को ध्यान में रख करके ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ छात्रों पर लाठीचार्ज भी हुआ था, तो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अब भाजपा वाले कह रहे हैं जिनकी सरकार में पहले से पेपर बता दिए जाते थे और आज वो पेपर लीक पर धरना दे रहे हैं, ये सब गलत आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि ये किसी से नहीं छुपा है कि कितने पेपर लीक हुए। यदि आपकी व्यक्तिगत राय जानने की अगर कोशिश की जाए जी, तो क्या मानते हैं, चूंकि आपने सभी का कार्यकाल देखा है, भाजपा का बाबूजी का भी कार्यकाल देखा, समाजवादी पार्टी में माननीय नेताजी का कार्यकाल देखा, तो अगर शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा का स्तर किसके सरकार में अच्छा रहा? शिक्षा का स्तर समाजवादी पार्टी की सरकार में अच्छा रहा है जी, क्योंकि लोग उन पर आरोप भी लगाते हैं, लेकिन मेरा मानना, क्योंकि उस समय 250 की आबादी पर भी जी विद्यालय खोले गए थे, क्योंकि जो हमारे ग्रामीण अंचल, हम लोग ग्रामीण अंचल से आते हैं, तो गरीब जनता को पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकारी विद्यालयों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में जो है 250 और 300 की आबादी पर भी विद्यालय खोले गए थे और उन्होंने शिक्षा के लिए बहुत बढ़ावा दिया।
जगह जगह समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है उसके द्वारा हाउस अरेस्ट किया जा रहा है और जंतर मंतर पर जाने के लिए भी रोका जा रहा है, या तमाम आगे पीछे भी आपने ये स्थितियां देखी होंगी। अगर कोई प्रोटेस्ट होता है, किसी तरीके का आंदोलन होता है तो कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? ये सरकार की मैं तो तानाशाही कहूँगा, क्योंकि अपनी आवाज़ हर संविधान के अनुसार जो है हर व्यक्ति को अपनी हक की आवाज़ उठाने का अधिकार है, लेकिन उस बात को दबाने की कोशिश की जा रही है। अध्यक्ष जी, चूंकि आप लगातार अपने विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं और जनता के बीच में भी जा रहे हैं, आपकी कौन सी पहली प्राथमिकता रहेगी अगर आपको जनता मौका देती है? जो काम मौजूदा विधायक के द्वारा छूट गया या पहले के जो विधायक नहीं करा पाए, ऐसी कौन सी प्राथमिकता रहेगी? मेरा सबसे पहला जो काम है वो शिक्षा पर जी, दूसरा किसानों की समस्याओं को लेकर के, स्वास्थ्य और बेरोजगारी की और विकास के लिए मैं हमेशा समर्पित रहूंगा जी, यदि मुझे मौका मिलता है। अध्यक्ष जी, आपकी पार्टी जो है लगातार पीडीए को साथ लेकर के चल रही है और ये बहुत ही कटु सत्य है कि जो सवर्ण हैं उनको लगता है कि हमारी उपेक्षा की जा रही है। तो कैसे देखते हैं, चूंकि भाजपा वाले सबका साथ सबका विकास के साथ चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर के चल रही है, तो सवर्णों की कहाँ जगह मानी है आपकी पार्टी में? ये कहना आपका, क्योंकि पीडीए में जो सवर्ण भी हैं, जो उपेक्षित हैं, वो भी आते हैं। हम सभी, हमारी जो पार्टी है सभी को लेकर के साथ चल रही है जी, और चलेगी आगे के लिए। हम जो है इसी प्रयास के साथ में, क्योंकि हम लोगों को सभी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये निर्देश दिया हुआ है कि हमें सब समाज को लेकर के आगे को चलना है। अब ये पीडीए लोग कह रहे हैं कि अगड़ों को हटा करके, लेकिन आदिवासी भी हैं, अब इसमें अगड़ों में पिछड़े भी हैं, हर लोग एक जैसे थोड़ी होते हैं। हमें सब समाज को जोड़ करके आगे के लिए चलना है और 2027 में सरकार बनेगी। अदई, चूंकि लगातार हम सर्वे कर रहे हैं और हमने देखा है कि आप जिस तरीके के क्षेत्र में जा रहे हैं आपके प्रति लोकप्रियता दिखाई दे रही है और नौजवानों की टीम भी आपके साथ खड़ी हुई है, जनता भी आपके साथ खड़ी हुई है, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सभी अपने देवतुल्य जनता के लिए यही संदेश रहेगा कि यदि मुझे विधानसभा जाने का मौका मिलता है तो मैं उन अपने युवा साथियों के और जनता के बीच में हमेशा उनके सुख दुख में भागीदारी अब भी कर रहा हूं और आगे आने वाले समय में भी करता रहूंगा। तो ये थे हमारे साथ दिनेश साक्षी, जो कि समाजवादी पार्टी से विधानसभा महापौर पर लगातार तैयारी कर रहे हैं और उनका लक्ष्य है समाजवादी पार्टी की 2027 में सरकार बनाना और सभी को साथ लेकर के राजनीति करना और सभी के सुख और दुख में शामिल होना। कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं कृष्णा सोलंकी, आध्या टीवी।